प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की कुछ लेटेस्ट खबरें इस प्रकार से हैं। एशिया की सबसे बड़ी भटिंडा छावनी में बुधवार सुबह अचानक फायरिंग हो गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आर्मी सूत्रों से पता चला है कि 4 सिविलियन लोग आर्मी की वर्दी पहनकर एक यूनिट से हथियार चोरी करने के मकसद से कैंट में दाखिल हुए थे, जिसके बाद मौके पर तैनात जवानों ने शक होने पर चारों पर फायरिंग कर मौके पर ही ढेर कर दिया। इस घटना की सूचना जैसे ही आर्मी के बड़े अधिकारियों को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू कर दिया। आर्मी सूत्रों से पता चला है कि उक्त घटना के बाद मौके पर पहुंची पंजाब पुलिस को कैंट के बाहर ही रोक लिया गया है और उनको कहा गया कि अभी आर्मी का सर्च अभियान चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि आर्मी अधिकारियों ने कैंट अंदर घरों में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पीएम से अतिरिक्त मानवीय सहायता भेजने का अनुरोध किया है। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन जापारोवा ने अपने भारतीय वार्ताकारों को कीव की नई दिल्ली के साथ मजबूत एवं करीबी संबंध बनाने की इच्छा से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। जापारोवा ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान विदेश राज्य मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा। मंत्रालय ने कहा कि अगले दौर की विदेश कार्यालय स्तर की विचार विमर्श बैठक आपसी सहूलियत के अनुसार किसी तिथि को कीव में आयोजित की जाएगी। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री जापारोवा की 3 दिवसीय यात्रा बुधवार को समाप्त हो गई है। पिछले वर्ष 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन से किसी नेता की यह पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों सहित अतिरिक्त मानवीय आपूर्ति का आग्रह किया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने सचिव पश्चिम संजय वर्मा के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री से प्रस्ताव किया कि यूक्रेन में आधारभूत ढांचे का पुनर्निर्माण भारतीय कंपनियों के लिए एक अवसर हो सकता है। मंत्रालय के बयान के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान जापारोवा ने भारत के साथ मजबूत और करीबी संबंध बनाने की यूक्रेन की इच्छा को रेखांकित किया। इसमें कहा गया कि जापारोवा की यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। लेखी जापारोवा की बैठक के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि आपसी हितों से जुड़े विविध द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम राष्ट्रपति जेलेंस्की का पत्र उन्हें सौंपा। वहीं वर्मा और जापारोवा के बीच बातचीत के बारे में मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक रक्षा, मानवीय सहायता, आपसी हितों से जुड़े वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय एजेंडा शामिल रहा। बयान के अनुसार उन्होंने जापारोवा यूक्रेन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। आपसी सहूलियत के अनुसार किसी तिथि को कीव में अगली विदेश कार्यालय स्तर की विचार विमर्श बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अगले महीने G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले पर मंगलवार को कड़ी आपत्ति जताई और इसे अपने हितों को पूरा करने वाला कदम बताया। भारत को पिछले साल दिसंबर में G20 की अध्यक्षता मिली थी, जो 1 साल तक रहेगी। भारत का जोर सितंबर की शुरुआत में नई दिल्ली में समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर है। G20 विश्व की प्रमुख 20 विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अहम मंच है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि 22 से 24 मई 2023 को श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान कड़ी आपत्ति जताता है। लेह और श्रीनगर में युवा मामलों के Y20 से संबंधित एक सलाहकार मंच की 2 अन्य बैठकें सामान्य रूप से परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना कदम अपने हितों को साधने की श्रृंखला में नवीनतम कड़ी है। पाकिस्तान इन कदमों की निंदा करता है। विदेश कार्यालय ने कहा है कि ऐसे आयोजनों से जम्मू और कश्मीर की वास्तविकता को नहीं छिपा सकते हैं और न ही इस तरह की गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर से भटकाया जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत G20 की अपनी अध्यक्षता का उपयोग वैश्विक आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहेगा। बता दें कि विदेश मंत्री युगांडा में भारतीय मामलों पर संसदीय मंच के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता सभी से अलग है, क्योंकि किसी ने आज तक ग्लोबल साउथ के सभी देशों से परामर्श करने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन भारत सभी वैश्विक चिंताओं को इस मंच में रखने का प्रयास करेगा। उल्लेखनीय कि ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं। ग्लोबल साउथ के देशों को नव औद्योगिकीकृत और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में शामिल देशों के रूप में वर्णित किया जाता है तथा उनमें से ज़्यादातर देश उपनिवेश रह चुके हैं। भारत पिछले साल 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन इस साल 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी बैठकें 56 शहरों में आयोजित की जा रही हैं, जिसमें भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। G20 या 20 का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय शामिल हैं।
जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अपनी हिस्सा का उपयोग इस मंच को वैश्विक आर्थिक विकास के इसके लक्ष्य और युगांडा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रखने के लिए करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि G20 हरित विकास, ऋण, सतत विकास लक्ष्य, डिजिटल सेवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे। जयशंकर 10 से 15 अप्रैल तक युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। उन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफल अध्यक्षता के लिए युगांडा को भारत का पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन भी जताया। म्यांमार की सेना ने मंगलवार को सैन्य शासन के विरुद्ध एक कार्यक्रम में जमा हुई आम नागरिकों की भीड़ पर हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। कहा गया कि एक कार्यक्रम सैन्य शासन के विरोधियों की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें आम लोग शामिल हुए थे। न्यू एजेंसी AFP के मुताबिक म्यांमार की सेना ने एक गाँव पर हवाई हमले की पुष्टि की है, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आम नागरिकों पर म्यांमार की सेना के हवाई हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बयान जारी कर कहा है कि हवाई हमले की रिपोर्ट काफ़ी परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पीड़ितों में कार्यक्रम में नृत्य कर रहे स्कूली बच्चे, उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले अन्य नागरिक शामिल हैं, जिस समारोह पर सेना ने हेलीकॉप्टर से बम बरसाए। स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि हवाई हमले में सैन्य शासन विरोधी समूह नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का कार्यालय तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि बमबारी के समय समारोह में महिलाओं और बच्चों समेत 150 से ज़्यादा लोग भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मृतकों में सैन्य शासन विरोधी सशस्त्र समूह और अन्य राजनीतिक संगठनों के नेता भी शामिल थे। बता दें कि म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में तख्तापलट कर देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तब से देश में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे। सेना इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए लोगों पर बलपूर्वक कार्रवाई कर रही है। सेना की कार्रवाई में अब तक 3000 से अधिक नागरिकों के मारे जाने का अनुमान है। ये अब अडानी एंटरप्राइजेज के बारे में बात कर ले। मार्च तिमाही के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज में LIC ने अपनी हिस्सेदारी 4.23% से बढ़ाकर 4.26% कर ली है। इस प्रकार LIC ने करीब 3,57,500 शेयर की नई खरीद की है। LIC ने इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये हिस्सेदारी भी मार्च तिमाही के दौरान बढ़ाई गई है। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं है कि LIC ने हिस्सेदारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले बदली है या बाद में। वहीं अगर साल के दौरान देखा जाए तो 31 मार्च 2022 में LIC की अदानी पोर्ट में हिस्सेदारी 9.14% थी, जो 31 मार्च 2023 को 9.12% हो गई। वहीं अडानी एंटरप्राइज में 31 मार्च 2022 को LIC की हिस्सेदारी 4.23% थी, जो 31 मार्च 2023 को 4.25% हो गई। वहीं अदानी ट्रांसमिशन में 31 मार्च 2022 को LIC की हिस्सेदारी 3.65% थी, जो 31 मार्च 2023 को 3.68% हो गई। वहीं अडानी ग्रीन में 31 मार्च 2022 को LIC की हिस्सेदारी 1.28% थी, जो 31 मार्च 2023 को 1.35% हो गई। चलिए अब हमने पड़ोसी श्रीलंका के बारे में कुछ बात कर ले। अमेरिका ने कहा है कि वो श्रीलंका में किसी तरह का मिलिट्री बेस बनाने नहीं जा रहा है। श्रीलंका में अमेरिकी एम्बेसडर जूली जे चुंग के मुताबिक श्रीलंका हिंद प्रशांत महासागर का एक बेहद अहम देश है, लेकिन अभी हम यहाँ कोई आर्मी बेस बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। खास बात यह कि चुंग ने इशारों में यह भी कहा है कि श्रीलंका के हालात पर अमेरिका की पैनी नज़र है। अमेरिकी अफसर यहाँ के दौरे करते रहेंगे। कई महीने से अमेरिका के टॉप आर्मी अफसर लगातार श्रीलंका के दौरे करते रहे। इनमें से कुछ तो बेहद सीक्रेट रखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भले ही खुलकर कुछ बात ना कर रहा हो, लेकिन इतना तय है कि हिंद प्रशांत में वो चीन की हरकतों पर लगाम कसने के लिए भारत के साथ किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। श्रीलंका अखबार द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के कुछ महीनों में अमेरिकी सेना ने यहाँ लगातार फोकस किया है। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट सीक्रेट तौर पर श्रीलंकाई एयरफोर्स के बेस पर उतरे थे। इन एयरक्राफ्ट्स में कौन था और इस विजिट का क्या मकसद था, अब तक ये साफ नहीं हो सका। ये दोनों ही स्पेशल प्लेन 2 दिन कोलंबो में रुके थे, लिहाजा कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर श्रीलंका और अमेरिका बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इतना कुछ चल रहा है, तो फिर अमेरिका एम्बेसडर मिलिट्री बेस बनाने की बात को खारिज क्यों कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि अमेरिका फिलहाल इस मामले में अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से अब तक अमेरिकी अफसरों ने श्रीलंका के कई दौरे किए हैं। इसके बावजूद दोनों देशों की सरकारें इस बारे में खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विदेशी मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका बहुत जल्द श्रीलंका में मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। इस बारे में चुंग ने कहा यहाँ कोई मिलिट्री बेस बनाने का प्लान नहीं है। कई दूसरे तरीके ऐसे हैं जिनके जरिए अमेरिका और श्रीलंका लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि श्रीलंका ने हाल ही में जो परेशानियाँ झेली हैं उनसे वो बहुत जल्द बाहर आए। उसने काफ़ी प्रोग्रेस भी की है। और कुछ दिनों पहले अमेरिकी अखबार द हिल ने एक एनालिसिस जारी किया था, जिसमें कहा था कि श्रीलंका को चीन पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन इसका जवाब भारत और अमेरिका दे रहे हैं। दोनों देश ने चाहते हैं कि चीन अब किसी तरह से श्रीलंका पर दबाव बना सके। इसके लिए सीक्रेट और बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत कई मिशन अंजाम दिए जा रहे हैं। चीन ने यहाँ की बेहद अहम
हम्बनटोटा पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया था। इसकी वजह यह थी कि श्रीलंका तय वक्त पर चीन का कर्ज नहीं चुका पाया था। चीन के जहाज इस इलाके में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और इसकी वजह से भारत की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा कुछ दूसरे देश भी परेशान हैं इसकी मदद के लिए। अमेरिका यहाँ दखल बढ़ा रहा है और इसमें भारत उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। इस मामले में एक और ख़ास बात यह है कि एक और जहां पाकिस्तान को IMF से 1.2 अरब डॉलर के कर्ज की किस्त 9 महीने से नहीं मिली है, वहीं भारत और अमेरिका ने महज 5 दिन में श्रीलंका को 3 अरब डॉलर का लोन दिलवा दिया। इसके पहले भी इतना ही अमाउंट जारी किया गया था। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरे पिछले महीने रायसीना डायलॉग में आए थे। तब उन्होंने दुनिया के सामने कहा था कि मुश्किल वक्त में भारत ने श्रीलंका की सबसे ज़्यादा मदद की है और इसके लिए श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार और एहसानमंद रहेगा। साबरे ने कहा था, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त और खराब हालत में भी आपका हाथ थामे और मदद करे। भारत ने यही किया है। कुछ महीने पहले श्रीलंका दिवालिया हो गया था। इसके बाद वहाँ सिविल वॉर के हालत बन गए थे। इस दौरे में भारत सरकार ने फूड, फ्यूल और मेडिसिन के साथ करीब 3 अरब डॉलर का फॉरेन डिपॉजिट भी अपने इस पड़ोसी को दिया था। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। इसके अलावा विपक्षी दलों को एकजुट करने की भी कोशिश हो रही है। इसी सिलसिले में बिहार के CM नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने बुधवार दोपहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। नीतीश कुमार के साथ इस दौरान RJD नेता और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष को एकजुट करने के लिए ये ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष का देश के लिए जो विज़न है हम उसे विकसित करेंगे। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे और लोकतंत्र और देश भर में जो आक्रमण हो रहा है हम उसके खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और लड़ेंगे। वहीं CM नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी अभी बात हो गई है, हमने काफ़ी देर चर्चा की है, अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना है, हम आगे एक साथ काम करेंगे, ये तय हो गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी बुधवार को नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा पूंजी राजस्व खरीद की एक निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार प्रणाली के लिए हमारे पास व्यापक ब्लू बुक होनी चाहिए। इससे रक्षा उपकरणों और प्रणाली की खरीद के नियमों, प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध किया जा सके। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मुझे बताया गया कि ऐसे अध्ययन हैं कि रक्षा वित्त की एक मजबूत प्रणाली द्वारा रक्षा व्यय में भ्रष्टाचार और बर्बादी को बहुत कम कर दिया गया है। बता दें कि इस सम्मेलन के जरिए नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों को रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बता दें कि इस सम्मेलन में से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।